नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य हरनांशा भारद्वाज एक कलाकार की यात्रा प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछली बार हमने बात की थी आर्टिस्ट विनोद कंवर के साथ और जाना था उनकी ज़िंदगी के बारे में। इस बार हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर प्रिंस राज के साथ और जानेंगे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। डॉक्टर राज, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने अपने इस आर्ट प्लेटफॉर्म के लिए मुझे चुना, मेरे बारे में लोगों को बताने के लिए, मेरा साक्षात्कार लेने के लिए। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत आपका आभार है कि आप लोग इतना अच्छा कदम उठा रही हैं कि अन्य कलाकारों को एक्सपोज़र मिले। तो मेरा नाम डॉक्टर प्रिंस राज, मैं मेरठ से हूँ और मैं कलाकार, पेंटर, स्कल्पचर, शिल्पकार और ग्राफिक डिज़ाइनर, थोड़ा थोड़ा मतलब सभी कुछ करता हूँ। तो जैसा कि मैम ने पूछा मेरी कला यात्रा के बारे में, तो मेरी कला यात्रा शुरू होती है मेरठ की धरती। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, मेरठ की धरती क्रांतिकारियों की धरती है। पूरी दुनिया में मेरठ का नाम मशहूर है क्रांति के लिए। तो यहाँ की क्रांतिकारी भूमि धरा, यहाँ शहीदों के रक्त से सींची हुई इस धरती पर पल बढ़ के हम पड़े हुए हैं और यहीं धरती से ही जुड़े हुए हम लोग हैं। तो यहाँ जब हम बचपन में खेलते थे मिट्टी में बैठ के, मिट्टी अनायास ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि हमें कलाकार बनना है। तो मिट्टी में कुछ कुछ बनाना, कुछ उकेरना, तो यहाँ से ही अपने आप अंदर का कलाकार ना जाने कैसे निकल आया। और जैसा कि सभी माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या बड़ा कोई डॉक्टर वगैरह या वकील, तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। लेकिन हमारे अंदर तो कलाकार बसा था। और 12th क्लास तक हम अपने पेरेंट्स का सुनते रहे। लेकिन साइंस फिजिक्स, मेरा 12th हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। तो तब मैं साइंस में बहुत कमज़ोर हुआ करता था, बहुत नॉर्मल से भी ज़्यादा कमज़ोर, जैसे तैसे करके पास होते थे। तो लेकिन अंदर जो हमारा कला थी वो घुसी हुई थी, कला जो वो बिल आ रही थी। अब होता क्या था, जो बायोलॉजी के डायग्राम होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के डायग्राम होते हैं, वो बनाते बनाते मैं और साथियों का भी बनाता था। क्लास में सभी साथियों की फ़ाइल मैं ही बनाया करता था अधिकतर। तो वहाँ से हमारा कला को और इम्पोर्टेंस मिली। और जो हमारे क्वेश्चंस होते थे एग्ज़ाम में भी, जो डायग्राम वाले, चित्र वाले होते थे, वो मैं बना के बहुत इजीली बना लेता था। और लिखने पढ़ने वाला जो साइंस वाला, तो उसमें हम बहुत कमज़ोर थे क्योंकि रुचि नहीं थी। कई बार क्लास रूम में टीचर से मार भी खाए, क्योंकि टीचर पढ़ा रहे हैं, गुरुजी वो साइंस पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हम उनका ही कैरिकेचर बना रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि अगर आपके अंदर कुछ है, कोई आपके अंदर टैलेंट है, वो निकल कर रहेगा बाहर। आप कहें कि कोई बहाना बनाया, नहीं, कोई बहाना नहीं होता। वो अगर अंदर जल का स्रोत है वो फूट कर ही रहेगा। आपने देखा हो बड़े बड़े चट्टानों पे, पत्थरों पे, दीवारों पे, कहीं पे भी पीपल का पेड़ निकल आता है, जबकि मिट्टी में होती हैं सारी चीज़ें। तो ऐसे ही हमारी कला भी पीपल के पेड़ की भांति ही अपने आप ही स्वतः ही बाहर निकली। और मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी सबसे पहली गुरु, सभी की सबसे पहली गुरु उनकी माँ होती हैं। मेरी सबसे पहली गुरु मेरी माँ है, जो कि स्वर्गवासी हैं, अभी नहीं है। सन 2018 में उनका देहांत हुआ। तो मेरी माँ बचपन में मिट्टी का चूल्हा, अंगीठी ये बनाया करती थी। और रक्षाबंधन पे, देवठान पे, करवा चौथ पे, होली, अष्टमी, जो भी हमारे त्यौहार होते हैं उत्तर प्रदेश में, तो हर त्यौहार पे चौक पूरना, दीवार पे एक मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, एक चौके वाली मिट्टी होती है,
तो उससे लिपाई करने के बाद, पोतने के बाद, फिर खड़िया मिट्टी से उस पर जो फोक आर्ट बनाया करती थी, वहाँ से अंदर हमारे जनक कब वो कला अंदर घुस गई। तो वहीं से हमारी कलाकार ने जन्म लिया। और वही देख देख कर कभी कभी माँ के हम साथ में भी काम किया करते थे, ले बेटा तू यहाँ से बना, यहाँ से बना। तो वहाँ से हमारा कलाकार जन्मा। फिर उसके बाद बड़े हुए, थोड़े थोड़े बड़े हुए, मतलब आर्ट की कोई शिक्षा लेने नहीं गए थे जब तक। तो क्या होता है, न्यूज़पेपर में या हिस्ट्री वगैरह की किताबों में जो डायग्राम होते थे ना, जैसे अकबर का, शिवाजी का, इनका उनका जो भी होते हैं, तो उनकी मूछें बनाना, न्यूज़पेपर में कोई फ़ोटो छपा उसकी दाढ़ी मूछें बनाना, अपने आप किसी हर बच्चों का एक शौक़ होता है। तो ऐसे ऐसे अपनी दाढ़ी मूछें बनाना, और किसी को चश्मा लगा दिया, ऐसे करते 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 फिर थोड़ा उनको ड्राइंग बनाना, फिर उसको कागज़ पे बनाने लग गए। तो यहाँ से हमारी कला चालू हुई। लेकिन अभी तक कहीं कोई विधिवत कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन अंदर से जो कला थी वो आ रही थी। पढ़ाई हम साइंस की पढ़ रहे थे। फिर जब हम चार्ट बनाने लगे, बेसिक चार्ट बनाने लगे, और मेरे बड़े भाई सुभाष पहलवान जी और मेरी दीदी, तो इन लोगों पे ड्राइंग हुआ करती थी 12th क्लास में, ज्योमेट्रिकल वगैरह। तो इनको देखकर भी, जब ये ज्योमेट्रिकल कुछ स्टिल लाइफ बनाया करते थे, ज्योमेट्रिकल आर्ट बना, तो इनको देखकर, मेरी दीदी आलेखन अच्छे बनाती थी, तो उनका देखकर हमें भी लगा कि चलो हाँ कुछ। और मेरे बड़े भाई ने मुझे आईजीडी बॉम्बे करवाया, तो वो पहला मेरा अनुभव था, और उनसे मेरे को बेसिक इंस्पिरेशन कह लीजिए या गाइडेंस भी कह लीजिए। तो तब उन्होंने हमें आईजीडी बॉम्बे करवाया, सब करवाया। तो वो आगे कला में ज़्यादा नहीं करा उन्होंने, तो लेकिन हमें उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाया। तो अब यहाँ तक आने के बाद हम जब चार्ट बनाने लगे, तो ये बहुत रोचक बात है। तो हमारे अब प्रोफेशनल फील्ड में हम कैसे आए, तो मेरे पिताजी के एक परम मित्र हुआ करते थे, उनका पब्लिकेशन था लोकप्रिय प्रकाशन। तो जैन साहब थे अंकल, तो उनकी किताबें छपती थी। तो वो देखते थे कि यार ये किसने बनाया है। मैं चार्ट पेपर बनाया करता था, चार्ट पे बना दिया शहीदों के या जो भी है, वो बना बना के मैं लगाता था घर पे। तो उन्हें देखकर उनको लगा यार तुम्हारा लड़का तो बहुत अच्छा बना रहा है। तो वहाँ से उन्होंने मुझे कहा कि भाई, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री हरि सिंह है, तो वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे बेटे को आर्टिस्ट बनाऊंगा, कलाकार बनाऊंगा, क्योंकि उनके पब्लिकेशन की किताबों में डिज़ाइन बनते थे। तब उन्होंने मुझे वहाँ से कहा कि बेटा तुम मेरे ऑफिस पे आ, पब्लिकेशन पे आ, मिल। मैंने ठीक है बाबूजी। ये बात है करीब 8th क्लास की, जब मैं 8वीं में था। लेकिन बाकी उस समय हमारे घर में ये था कि तुम काम सीखने नहीं जाओगे, तुम लाड़ प्यार में, मैं सबसे छोटा बच्चा हूँ, बहुत लाड़ प्यार से पले। तब बाबूजी ने बुलाया, किसी आर्टिस्ट के पास भेजा कि ये हमारा बच्चा है, इसको सिखाना। तो उन महाशय ने कहा कि आप अभी 8वीं क्लास पास कर लो फिर आना। मैंने ठीक है जी। बहुत रोचक तथ्य है, इसको सुनिएगा ज़रूर, कि अगर किसी में कुछ करने का ठान लो तो कैसे आप कर जाते हो काम को, बस लगन होनी चाहिए। तो हम 1 साल रुक गए, फिर 8th क्लास करने के बाद फिर 9th में आए। वो उन्होंने कहा अभी 9th कर लो फिर आना, फिर अगले साल गए। इस तरह से करते करते वो बोला भाई हाई स्कूल कर लो। हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया, हम फिर पहुंच गए। हमें ये था इंतज़ार कि हाई स्कूल करते ही मैं पहुंच गया, हाँ जी सर मैं आ गया। वो बोले बेटा अभी नहीं, अभी 11वीं पास कर लो। तब वो हमारे अंकल बोले वो कि बेटा ये शायद कोई बोला कि ये नहीं सिखाएंगे, ये आपको ऐसे घुमा रहे हैं। तब उन्होंने किसी दूसरी जगह भेजा जो बायोलॉजी के डायग्राम बनाते थे। तो वहाँ ये बहुत मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको मैं नहीं इग्नोर कर सकता। कहाँ से मैं प्रोफेशनल फील्ड में आया, तो तब वो किताबों के डिज़ाइन बनाते थे, उनका नाम था बलबीर सिंह जी। तब मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने मेरा, और तब मैं पेंसिल वेंसिल कुछ नहीं जानता था, सीधे पेन से बनाया। डॉक्टर आज हमें ये जानकारी है कि आप पेट लवर हैं। कौन कौन से पेट हैं आपके पास और किस प्रकार देखते हैं आप इस प्रेम के बंधन को?
हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है। मैं एक पेट लवर हूँ और ये है मेरी प्यारी सी किस्ती जो गर्मी मान रही हैं। मेरे पास बहुत सारे पेट्स हैं क्योंकि हमने बचपन से पेट घर में रहे हैं। गाय भैंस रही हैं, कम से कम 15-20 गाय भैंस हमारे पलती थी। अब जगह के अभाव के चक्कर में अब नहीं है। अभी हमारे 10-12 हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। वाह वाह वाह, ये है पिस्ती, ये है बर्फी। आओ, इतना पार करती है, इतना पार करती है। ये बर्फी है, ये छोटू है, ये इसका बच्चा है। इसके अब मेरा मानना है कि ये गाय को, भैंस को या अन्य किसी जानवर को लोग दूध के लिए पालते हैं, लेकिन ये दूध नहीं देते, लेकिन इनको भी पालना चाहिए। ईश्वर ने ये विधान लिखा है कि जो लोग दुधारू या कोई घोड़ा, गधा, जो भी ऐसा काम करते हैं उनसे कुछ काम होता है, लेकिन इनको इसलिए बनाया है कि इनके भोजन की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा हो। शायद इनके नसीब से ही हमको भोजन मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि इनके नसीब से हमको खाना मिल रहा है। सिर्फ हमें करना, ईश्वर ने क्या है कि ये लोग खुद तो बना नहीं सकते, अब इनको कोई क्यों पालेगा। इनका खाना हमें बनाना है सिर्फ, और उस काम के लिए हमको रखा गया ईश्वर ने। और जीवों की सेवा करना, बेजुबान जीवों की सेवा करना बहुत पुण्य का काम है। और जैसे कि पशुपतिनाथ, भोले बाबा, अगर आप इन जीवों की भी सेवा करते हैं तो आप अपने आप में भोले बाबा की साधना आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है। भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं जो बेजुबान जीवों से प्रेम करते हैं। पशुपतिनाथ जैसे भोले बाबा हैं। तो इसी तरह से हर किसी को अपने घर में एक ना एक जीव पालना चाहिए। पालना क्या चाहिए, उससे आपका स्ट्रेस कम होता है। इनको साथ में रखिए, कोई भी आप पेट पालिए, आपका स्ट्रेस, आपकी टेंशन, आपका एक, आजकल के दुनिया में लोगों के पास समय नहीं है। ये आपसे इतना प्यार करेंगे, आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी डॉग को आप एक रोटी डालिए, एक निवाला टुकड़ा डालिए, वो खाने के तुरंत बाद आपको थैंक यू बोलेगा। कभी ज़िंदगी में आपको पलट के कुछ नहीं कहेगा। अगर लोग, कोई जानवर कुछ आप पे अटैक भी करते हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए, जहां आप उनको तंग करते हैं। आजकल ऐसा भी मैंने देखा है, कुछ लोग बेज़ुबान जानवरों पर अत्याचार करते हैं, लाठी से मारते हैं, ईंटों से मारते हैं, घायल कर देते हैं, जहर भी देते हैं। तो वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी को कुछ खिला नहीं सकते, तो आपको मारने का भी हक नहीं है। ईश्वर ने इनको भी जन्म दिया, इनको भी बनाया, और शायद हमें जिम्मेदारी दी है कि हम इनकी सेवा करें। इनकी सेवा करके भी आप ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। तो पेट की दुनिया एक अलग ही निराली है, बिल्कुल निश्चल प्रेम है इनका। आपसे बहुत अच्छा प्रेम करेंगे, आपको कभी धोखा नहीं देंगे। एक कलाकार होने के नाते यही मैं आपसे कहूँगा कि आप आपको इंस्पायर करते रहेंगे, आपके दुख को, दर्द को सबसे पहले ये समझेंगे। तो ये एक छोटी सी मेरी कला यात्रा का ये भी एक मेरा पर्सनल, एक मेरे जीवन का एक पर्सनल हिस्सा है कि मैं पेट्स को बहुत प्यार करता हूँ, पेट भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। कहीं पर भी मैं जाता हूँ तो जितने भी डॉग्स या पेट्स होते हैं अपने आप आके मुझसे लाड़ प्यार करने लगते हैं। ये नेचुरल है। कला जगत के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और आपके भविष्य की योजनाएं क्या हैं? और कला में मेरी भविष्य की, आने वाले उसकी समय की क्या योजनाएं हैं, क्या मैं करना चाहता हूँ, बस यही कि अपनी कला से समाज को कुछ दे सकूं। अपनी कला से ऐसे ज़रूरतमंद छात्रों को, जिनको कोई साधन नहीं मिलता सीखने का, उनको मैं कुछ सिखा सकूं। और अपने देश के अमर शहीदों को अपनी कला के द्वारा, उनको जो भी मैं समर्पित कर सकूं अपनी कला को, देश के शहीदों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें दी। अगर वो अपनी जान नहीं देते तो शायद हम आज़ादी की सांस नहीं ले रहे होते। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कला के द्वारा अपने देश को, अपने राष्ट्र को कुछ ना कुछ
अवश्य मतलब सारी अपनी कला को अपने देश और राष्ट्र के लिए समर्पित करूं। मेरी कला के द्वारा देश का विकास में अगर कुछ होता हो तो मैं उसको दूं। अपने धार्मिक स्थलों पर मैं पेंटिंग करता हूं बिना किसी शुल्क के, बिना किसी लालच के। तो बस यही है कि मैं अपनी कला से ज़रूरतमंद छात्रों की मदद कर सकूं, जिनको जेन्युइन में सीखने की इच्छा है वो मुझसे कभी भी कहीं पर भी सीखने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मैं उनसे कोई चार्ज करने की आशा नहीं करता हूँ, ना करता हूँ। तो मेरी अपनी कला से वही होगा कि सीखेंगे तो वो आगे उसको और करेंगे काम जो है अच्छा सीखने के लिए। तो अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए और अपनी जो भारत की संस्कृति है, एक और मैं आपको मंत्र बताना चाहता हूँ कि कहते हैं हम लोग विदेश की तरफ और भागते हैं, परदेश दूसरे देश की तरफ भागते हैं कि हाँ उनकी तरह उनकी कला को बनाएंगे। को जो भी व्यक्ति आज तक सफल हुए हैं या फेमस हुए हैं, हम दूसरे देश की संस्कृति को बनाकर इतने, क्योंकि वहाँ के लोग तो जानते ही हैं अपनी संस्कृति को, हम बनाकर कोई फेमस नहीं होंगे। जो भी आज तक व्यक्ति फेमस हुआ वो अपने देश की संस्कृति को बना के पूरी दुनिया में परचम लहराते हैं। राजा रवि वर्मा जी को राजा जो उस समय थे उन्होंने ऑफर दिया था कि जाओ पूरे विदेशों का भ्रमण करो, यूरोपीय कंट्रीज़ की पेंटिंग्स देखो, फिर ऐसा अपने यहाँ पर भी बनाओ। तब राजा रवि वर्मा ने कहा था नहीं, दूसरी कंट्री में तो दूसरों की आर्ट है ही, हमें अपनी संस्कृति को, अपने यहाँ के कल्चर को बनाना है। उसके बाद वो दुनिया में फेमस हुए। तो मेरा मानना यही है कि अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को ही आप बनाएं, अधिक से अधिक उस पर ही काम करें, तो आपको एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। और आर्ट में शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, आर्ट में कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा काम करने के लिए सिर्फ ध्यान लगाएं, अपने काम पर फोकस करें, अभ्यास करें, यही मेरा संदेश है। और अपनी मेरी भविष्य की यही है कि देश के लिए समर्पित मेरा काम रहे, राष्ट्र के लिए और मेरे धर्म के लिए। मैं अपने धर्म पर बहुत प्राउड फील करता हूँ कि ये मेरा भाग्य है कि मैं अपने, बहुत बड़ा भाग्य है कि मैं अपने हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, भारत देश में पैदा हुआ हूँ। और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ। बस यही मेरा उद्देश्य है कि मेरी कला के द्वारा अपना देश का, समाज का, संस्कृति का आगे मैं इसमें काम कर सकूं। इसके द्वारा, मेरी कला के द्वारा मेरी संस्कृति चलती रहे, बस यही मेरी फ्यूचर प्लानिंग है। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा अंत में, मैं मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और अन्य साथियों को भी, मैं कलाकार साथियों को भी कहूँगा, यह निज वर्ल्ड आर्ट के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है। नहीं तो कलाकार बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन उनके काम को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वो अपने काम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एक्सपोजर नहीं मिलता। तो यह आपका बहुत अच्छा काम है जिसके ज़रिए आप आने वाले कलाकारों को, बहुत सारे कलाकारों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आपकी चैनल को देखकर लोगों को पता चलेगा कि कौन कलाकार ऐसा भी काम करता है, ये ऐसा काम करता है, उनको रोजगार भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और मैं और साथियों से भी वो करूँगा विनती कि आप भी जुड़ें मैम के साथ और इंटरव्यूज़ दीजिए। और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों के काम को एक्सपोज करेंगे, एक्सपोजर मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आज के समय में शायद ऐसा पहला प्रयास है मैम का जो इतना अच्छा ये हम लोगों के लिए कर रहे हैं। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं मैम, और अन्य कलाकारों को भी इंटरव्यू लेकर आप देंगे। और इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क सेवा कर रही हैं मैम जो है, हरिनंसा मैम जो है। तो बहुत बहुत इनका आभार है और यही मेरी मंगल कामना है, ये शुभकामना है कि ये आपका जो प्रयास है कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने का, उनको एक्सपोजर देने का, आप उसमें 100% 100% सफल हों।
और मैं चाहूँगा और कलाकार भी आपसे अधिक से अधिक जुड़ें और लाभ उठाएं अपना प्लेटफॉर्म अपने आप को आगे फील्ड में लाने के लिए। और ऐसे ही जब एक्सपोज़र मिलता है तो काम भी आपको मिलेगा। यही एक संदेश है कि ईश्वर में आस्था रखिए और अपने काम पर भरोसा रखिए। सिर्फ दो ही चीज़ों पर ध्यान रखिए, ईश्वर में आस्था और अपने काम पर भरोसा। और शॉर्टकट कुछ नहीं, बस अपने ईमानदारी से काम करते जाइए। अगर आपको कष्ट और कोई परेशानियाँ हो रही हैं तो इसका मतलब सोचिए, दिया जलता है ना, हमको एक जरा सा तिल्ली भी अगर टच हो जाए तो कितना जान निकलती है। दिया जलता है, अपने आप को जला के दुनिया को रोशन करता है। अगर आपको कोई ऐसी तकलीफ है, कोई परेशानी होती है, तो उसको सोचिए कि आप, ईश्वर ने आपको चुना है उसके लिए, आप उसको उठा सकते हैं उस परेशानी को। और जिसने परेशानियां झेली हैं वही आगे जीवन में सफल हुआ है। पत्थर पे छेनी हथौड़ी पड़ती है तभी वो देवता का रूप धारण करता है और वो पूजा जाता है। जो पत्थर हथौड़ी छेने की मार नहीं सह सकता वो कभी देवता नहीं बन सकता और वो पैरों की ठोकरों में ही रह जाता है। सोने को जितना आग में तपाएंगे, तपने के बाद ही वो एक गहना बनता है। अगर वो आग में तपने से मना कर दे तो वो सोना एक पीतल के समान ही रह जाएगा। कोई भी अब जिस पर हम कहते हैं मुसीबत है, ये परेशानी है, परेशानियों के बाद ही आपके अंदर का एक कलाकार निकलता है। जैसे कहते हैं, अगर पेड़ पर मौसम्बी लगी है, उसको लगी रहने दो, उसको कष्ट मत दो, तो क्या होगा, वो पक जाएगी, सड़ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, चिड़िया खा जाएंगी। लेकिन उसको तोड़ने के बाद उसको चाकू से काटा जाता है, छीला जाता है, फिर मशीन में कितनी बुरी तरह से कुचल के जब उसका रस निकालते हैं, वो रस, जूस किसी को जीवन देता है। तो ऐसे ही जीवन में परेशानियाँ, मुसीबतें आती हैं, आने दो, उसके बाद ही आप एक कामयाब इंसान और कलाकार बनेंगे। अब चलते चलते बहुत लंबा हो गया, एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा। हम कहते हैं यार हमको बुखार हो गया, हमको ये परेशानी है, हमको ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, हम कैसे करेंगे। एक आपने सुना होगा, फरीदा कहलो, एक कलाकार जो बचपन से ही पोलियोग्रस्त थी, बिस्तर पे रहती थी। एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उनके पैर में 11 फ्रैक्चर आए, रीढ़ की हड्डी चकनाचूर हो गई, टोटल वो बेड पे थी। उस लड़की ने तब भी अपनी आर्ट को चुना, लेटे लेटे वो कला बनाती थी और आज कला की दुनिया में उसका एक विशेष नाम है, बहुत नाम है। तो जब आदमी पूरी तरह से अपाहिज होने के बाद, रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद अपनी लगन से इतना अच्छा काम कर सकता है, तो आप लोग छोटी मोटी चीज़ों, तकलीफ़ों का बहाना मत ढूंढिए। आपको काम करना तो सब काम होगा। तो बहुत अच्छा लगा मैम, आपने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया, तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अपने साथियों को, कलाकारों को मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल से जुड़िए और देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निज वर्ल्ड का बहुत अच्छा प्रयास है ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले, उनको सपोर्ट मिले। तो इसी के साथ क्षमा विदा लेता हूँ, भूल चूक लेनी देनी। फिर मिलते हैं, भविष्य में ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार मैम, आप सभी कला प्रेमियों को भी नमस्कार। जय श्री राम। तो मित्रों, ये थे डॉक्टर प्रिंस राज। हमसे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9289305257। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ कला जगत की। तब तक के लिए नमस्कार।